Hello, dear students. I am Rashmi, an assistant professor NASPG College मेरठ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम BA थर्ड सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट ड्रामा टाइप्स के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कुछ टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं और यूनिट फर्स्ट के जो भी रिमेनिंग टर्म्स हैं वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा टर्म्स है पोएटिक ड्रामा। ये क्योंकि हमारा जो यूनिट है ड्रामा टाइप्स चल रहा है, तो इसमें हम ड्रामा के जो अलग अलग टाइप्स हैं उनको पढ़ रहे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का है पोएटिक ड्रामा। पोएटिक ड्रामा जिसको हम वर्स ड्रामा भी कहते हैं। It is also called verse drama. It contains poetic elements with a dramatic setting. Poetic drama was a reaction against the drama of ideas of G.V. Shah. जो poetic drama है इसमें poetic elements होते हैं with dramatic setting, यानी dramatic elements भी होते हैं, लेकिन जो ड्रामा है वो पोएट्री में लिखा होता है। पोएटिक ड्रामा वाज अ रिएक्शन। जो ये पोएटिक ड्रामा है ये एक रिएक्शन था, अगेंस्ट द आइडियाज ऑफ द G.B. शाह ड्रामा ऑफ आइडियाज, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। The group of playwrights was mainly full of poets who revived the true essence of poetic imagination and passion for the stage. जो पोएटिक ड्रामा मतलब जो भी राइटर्स हैं जिन्होंने पोएटिक ड्रामा लिखा है वो बेसिकली पोएटिक इमेजिनेशन और अपनी जो पैशन है स्टेज के लिए उसको दिखाते हुए या उसको प्रेजेंट करते हुए लिखते हैं। द पोएटिक ड्रामा वाज स्टार्टेड इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी। जो पोएटिक ड्रामा है ये आपका 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में शुरू होता है, फर्स्ट हाफ में शुरू हुआ था। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोएटिक ड्रामा क्या है। पोएटिक ड्रामा जिसको हम वर्स ड्रामा भी बोलते हैं, यानी अ ड्रामा दैट इज रिटन इन पोएटिक फॉर्म। जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी प्ले होते हैं वो बेसिकली प्रोज में लिखे होते हैं, लेकिन जो पोएटिक ड्रामा है वो पोएट्रिक में लिखा होता है, पोएटिक फॉर्म में लिखा होता है, जैसे ब्लैंक वर्स में लिखा होता है। तो इसलिए हम इसको पोएटिक ड्रामा कहते हैं। इन ए पोएटिक ड्रामा द डायलॉग्स वर रिटन इन वर्स, यानी कि पोएटिक फॉर्म पोएट्री में लिखे होते हैं डायलॉग। मोस्टली द राइटर्स यूज्ड द ब्लैंक वर्स फॉर द पोएटिक प्लेज। और अधिकतर ये देखा जाता है कि जो भी राइटर्स पोएटिक प्ले लिखते हैं वो ब्लैंक वर्स का यूज करते हैं। Religious themes became the chief concern of poetic drama in the early 20th century. और जो थीम है बेसिकली वो रिलीजियस थीम डिस्कस किए जाते हैं पोएटिक ड्रामा में। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है T.S. एलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन द कैथेड्रल ये 20th सेंचुरी का एक पोएटिक ड्रामा है जो T.S. एलियट ने लिखा है और जो एक रिलीजियस थीम को डिस्कस करता है, यानी इट इज बेस्ड ऑन द मर्डर ऑफ सेंट थॉमस बैकेट। नेक्स्ट T.S. एलियट का एक और वर्क है द फैमिली रियूनियन, जो कि एक पोएटिक ड्रामा है। W.H. ऑर्डन डांस ऑफ द डेथ, विलियम शेक्सपियर अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो ये जितने भी प्ले हैं ये बेसिकली ऐसे प्ले हैं जो पोएटिक फॉर्म में लिखे हैं और जो पोएटिक ड्रामा की कैटेगरी में आते हैं। तो पोएटिक ड्रामा यानी एक ऐसा नाटक जो कि एक कविता के फॉर्म में लिखा होता है, एक पोएटिक फॉर्म में, पोएट्री की फॉर्म में लिखा होता है, ब्लैंक वर्स में लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड पोएटिक ड्रामा। नेक्स्ट है क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा क्या है? क्लोजेट ड्रामास आर द प्लेस रिटन ओनली टू बी रीड, नॉट टू बी परफॉर्म्ड। जो क्लोजेट ड्रामा होते हैं वो इस तरह के प्ले होते हैं जो केवल पढ़ने के पर्पज से लिखे जाते हैं, ना कि उनको परफॉर्म किया जाता है।
This type of drama was popularized in the Romantic age by writers like Robert Browning and Goethe. इस तरह के जो प्ले हैं वो रोमांटिक एज में पॉपुलर हुए थे, और जैसे कुछ राइटर हैं इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग, गोथे, रॉबर्ट बर्न, ये कुछ राइटर थे जिन्होंने क्लोजेट ड्रामा लिखना शुरू किया था. The poets of this period were attempting to revive the tradition by raising the standard of the drama. इस पीरियड के यानी रोमांटिक एज के जो राइटर्स थे उन्होंने कोशिश की थी जस्ट टू रिवाइव द ट्रेडिशन ऑफ रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रामा, यानी जो पहले से जो ट्रेडिशन चला आ रहा था नाटक लिखने का उसमें कुछ बदलाव करके उसके स्टैंडर्ड को थोड़ा उठाने के लिए या उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कोशिश किया था, और वो था कोशिश आपका क्लोजेट ड्रामा के फॉर्म में. क्लोजेट ड्रामा वॉज डेवलप्ड इन द अर्ली 19th सेंचुरी. जैसे कि हमें अभी हमने पढ़ा कि ये रोमांटिक एज में पॉपुलर हुए थे और अर्ली 19th सेंचुरी में क्लोजेट ड्रामा जो है वो लिखने शुरू किए गए. अब देखते हैं क्लोजेट ड्रामा के क्या फीचर्स होते हैं और क्लोजेट ड्रामा एक्चुअली क्या है. इट इज़ नॉन परफॉर्मेटिव इन नेचर. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो क्लोजेट ड्रामा होता है वो नॉन परफॉर्मेटिव होता है, यानी उसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता है, उसको केवल आप रीड कर सकते हैं. जो क्लोजेट ड्रामा होता है वो उसको आप नरेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन वो नॉन परफॉर्मेटिव होता है, यानी उसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता. एंड इट डील्स हाई थिंकिंग एंड फिलोसॉफिक आइडियाज. और जो क्लोजेट ड्रामा होते हैं उसमें बहुत एक हाई थिंकिंग और एक फिलोसॉफिक जो आइडियाज होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है. इट हैज़ लेस ड्रामेटिक टेक्निक्स एंड लेस एक्शन इन इटसेल्फ. और इसी के साथ इसमें जो ड्रामेटिक टेक्निक्स है और एक्शन है वो बहुत ही कम होता है. इट इज़ यूजुअली रिटन इन ड्रामेटिक फॉर्म विद डायलॉग. यानी जो ये नाटक होते हैं क्लोजेट ड्रामा, ये इस तरह के नाटक होते हैं जो कि ड्रामेटिक फॉर्म में लिखे जाते हैं, डायलॉग्स के साथ लिखे जाते हैं, लेकिन नॉन परफॉर्मेटिव होते हैं, यानी उनको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता है, उनको केवल रीड आउट कर सकते हैं, आप नरेट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लॉर्ड बायरन जो कि एक रोमांटिक राइटर है, उनका ये प्ले है मैनफ्रेड. और विलियम वर्ड्सवर्थ अगेन he is a romantic writer and he wrote The Borderer. थॉमस हार्डी जो कि 19th सेंचुरी के एक बहुत फेमस नॉवलिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये वर्क लिखा है द डायनेस्ट. ये भी क्लोजेट ड्रामा की कैटेगरी में आता है. इसके अलावा और भी राइटर है जैसे जॉन मिल्टन का है सैमसन एग्नोस्टिस. तो ऐसे कुछ राइटर्स हुए हैं जिन्होंने क्लोजेट ड्रामा लिखा है. क्लोजेट ड्रामा जो कि केवल रीडिंग की फॉर्म में होता है, जिसको आप रीड कर सकते हैं लेकिन उसको परफॉर्म नहीं किया जाता. दैट इज कॉल्ड क्लोजेट ड्रामा. नेक्स्ट है द प्रॉब्लम प्ले. देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टाइप है प्ले का. The problem play. The problem play is a kind of realistic drama emerged in the late 19th century. जो प्रॉब्लम प्ले है ये रियलिस्टिक यानी वास्तविक जो एक तरीके से घटनाओं पे आधारित होते हैं या जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज को डील करता है, ये उस पे बेस्ड है प्रॉब्लम प्ले, जो कि लेट 19th सेंचुरी में शुरू हुआ. And it deals with the social and moral issues of contemporary society. As I told you कि जो problem play है ये social और moral issues को deal करता है. This kind of play ends with a definite question and leave to the audience to think logically about the issues. इस तरह के जो प्ले होते हैं जब वो समाप्त होते हैं तो एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रीडर्स के माइंड में या फिर जो ऑडियंस है उनके माइंड पे वो एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है, जिससे ऑडियंस जो है वो लॉजिकली सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसी घटनाएं समाज में क्यों हो रही है. ठीक है, देखिए जैसे टाइटल से भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. क्लोजेट ड्रामा यानी जो क्लोज होता है, और प्रॉब्लम प्ले जो कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज की जो प्रॉब्लम है, कंटेम्प्रेरी जो प्रॉब्लम है, इश्यूज है, उनको डिस्कस करता है.
द टर्म प्रॉब्लम प्ले वॉज कॉइंड बाय सिडनी ग्रैंडी। जो टर्म है प्रॉब्लम प्ले, इसको सिडनी ग्रैंडी ने कॉइन किया था। बट इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द नॉर्वेजियन प्लेराइट हेनरिक इब्सन। लेकिन इसको जो पॉपुलराइज किया है, यानी जब ये फेमस हुआ है, वो हेनरिक इब्सन के जो प्लेज हैं उनसे फेमस हुआ है। It deals with day-to-day problems. It is usually tragic in tone and deals with painful human dilemma. जो प्रॉब्लम प्ले है वो डे टू डे प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, यानी कि कंटेम्प्रेरी यानी जो समकालीन जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करता है। और बेसिकली जो टोन होता है इसका बहुत ट्रैजिक होता है। एंड डील विथ पेनफुल ह्यूमन डायलेमा, यानी जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो मानव जाति है, वो कैसे एक स्ट्रगल से, एक एलिनिएशन और जो एक डिप्रेशन की जो सिचुएशन है उससे कैसे जूझ रहा है और कैसे उससे लड़ रहा है। इन चीज़ों को ये दिखाता है कि जो ह्यूमन कंडीशन है वो कितनी पेनफुल है। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो प्रॉब्लम प्ले में दिखाए जाते हैं। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हेनरिक इब्सन का द डॉल्स हाउस। Students, if you got the time, then please go through this play द डॉल्स हाउस, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक नाटक है और जो एक प्रॉब्लम प्ले का एक बेस्ट एग्जांपल है। जीबी शो कैंडिडा, द एप्पल कार्ट, जॉन गॉल्सवर्दी का है द सिल्वर बॉक्स एंड जस्टिस, एंड हैंडी आर्थर जॉन्स द टेम्पटर द लायर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में आते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ प्ले है, बट इट इज़ वेरी पॉपुलर इन द कंटेम्प्रेरी टाइम, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। देखिए, जैसे इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स होता है, मीन्स जिस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं होता, किसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, एब्सर्ड काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है। तो आइए देखते हैं जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है, व्हाट इज दिस, कि इट इज़ अ मॉडर्न टाइप ऑफ ड्रामा। सबसे पहली चीज़ कि मॉडर्न टाइम में, एज आई टोल्ड यू, कि इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड इट इज़ एमर्ज्ड इन मिड 20th सेंचुरी। जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है ये मिड 20th सेंचुरी में शुरू हुआ है। द वर्ड एब्सर्ड इज अ philosophical term that took inspiration from the existentialist movement started in France। जो ये वर्ड है आपका एब्सर्ड, ये एक फिलोसॉफिकल टर्म है और जो इसकी इंस्पिरेशन है वो एग्जिस्टेंशलिस्ट जो मूवमेंट है वहाँ से लिया गया है। जो एग्जिस्टेंशलिस्ट मूवमेंट है ये आपका अलग अलग कंट्रीज में हुआ है, जैसे जर्मनी, फ्रांस। तो वहीं से फिर ये इंग्लैंड में मूव होता है और इसी से प्रभावित होकर ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड शुरू हुआ था। एग्जिस्टेंशलिस्ट मूवमेंट क्या था कि इसमें जो जितने भी फिलोसफर थे, जो ग्रुप ऑफ फिलोसफर थे, दे थॉट दैट देर इज नो पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन बीइंग्स आर हियर इन दिस वर्ल्ड just to feel the pain or just to suffer in this world। कि जो मानव जाति है उसका जन्म केवल और केवल दुख भोगने के लिए हुआ है, ऐसा इन लोगों का विचार था। तो इसी एग्जिस्टेंशियलिस्ट मूवमेंट से प्रभावित होकर ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड शुरू हुआ है। इट इज एंटी कैरेक्टर इन ड्रामा, यानी कि जो ये नाटक होता है इसमें एंटी कैरेक्टर यानी कोई जरूरी नहीं है कि इसमें कोई अच्छा प्रोटैगनिस्ट होगा, विलन होगा। जैसे बेसिकली जो ट्रेडिशनल जो पैटर्न होता है नाटक का, उसमें हम देखते हैं कि उसमें एक हीरो होता है, एक विलन होता है, कुछ और अन्य कैरेक्टर होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इसमें कैरेक्टर्स होंगे, और होते भी हैं तो बहुत कंफर्म नहीं होता कि प्रोटोगनिस्ट कौन है, विलन कौन है, कोई आइडिया नहीं होता। तो इट इज एंटी कैरेक्टर ड्रामा। देयर इज अ लिटिल ड्रामेटिक एक्शन एज कन्वेंशनली अंडरस्टूड। जैसे जो कन्वेंशनली, आई मीन जो
ट्रेडिशनल पैटर्न होता है नाटक का, उसमें काफ़ी ड्रामेटिक एक्शन होता है, लेकिन जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है इसमें कोई ड्रामेटिक एक्शन नहीं होता, बहुत हल्का फुल्का कोई ड्रामेटिक एक्शन या ड्रामेटिक सीन इसमें दिखाया जाता है। देयर इज नो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स मीन्स इट इज एंटी प्लॉट इन नेचर। देखिए, इसी के साथ एंटी कैरेक्टर भी है और एंटी प्लॉट भी है, यानी जो प्लॉट है, जो कथानक है, जो कहानी है, वो उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता। आपको समझ ही नहीं आएगा जब आप प्ले पढ़ेंगे, आप शुरू से लेके आखिर तक पूरा प्ले पढ़ लेंगे, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कहानी है, कहाँ से शुरू हुआ है और थीम क्या था इसमें, क्या इसका जो एंड है वो क्या है। मतलब इट मीन्स एब्सर्ड काइंड ऑफ प्ले, जैसे नाम ही है इसका थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। एब्सर्ड काइंड ऑफ ड्रामाज ऑल्सो यू कैन से कि जो प्ले हैं वो एब्सर्ड काइंड ऑफ प्ले होते हैं, कि कोई कैरेक्टर का कोई पता नहीं होता है आपको, प्रोटोगोनिस्ट का कुछ आइडिया नहीं है आपको, जो कथानक है, जो स्टोरी है, वो कोई सीक्वेंस में नहीं चलती, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे बेसिकली हम मानते हैं कि जो प्लॉट है उसमें एक बिगिनिंग होनी चाहिए, एक मिडिल होना चाहिए, एक एंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो प्लॉट है उसका कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होता है। इट प्रेजेंट्स दैट नथिंग इज सर्टेन इन लाइफ, और इसका जो बेसिक एम है उसका ये है कि अकॉर्डिंग टू द एब्सर्ड ड्रामेटिस्ट, नथिंग इज सर्टेन इन लाइफ, लाइफ इज मीनिंगलेस। मीन्स जो ये ड्रामेटिस्ट हैं, एब्सर्ड थिएटर के जो ड्रामेटिस्ट होते हैं, एब्सर्ड प्ले जो लिखते हैं, वो उनका मानना है कि नथिंग इज सर्टेन इन लाइफ एंड लाइफ इज मीनिंगलेस। ह्यूमन्स आर सर्चिंग फॉर अ पर्पस एंड सिग्निफिकेंस इन देयर लाइफ, कि जो ह्यूमन बींग्स है आफ्टर देयर बर्थ और आफ्टर कमिंग टू दिस लिविंग वर्ल्ड, दे आर जस्ट सर्चिंग फॉर अ पर्पस एंड सिग्निफिकेंस, but they are not sure about anything. Absurd theater reflects an era of spiritual emptiness. देखिए, जब आप इनको पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो पाती कि कैरेक्टर में जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है, विलन कौन है, और सीक्वेंस है नहीं है। लैंग्वेज भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज भी आपको अच्छे से इसमें समझ में आए, क्योंकि लैंग्वेज भी काफ़ी स्टैंडर्डेबल होती है। बट जो ये इस तरह के जो प्ले हैं वो स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को दिखाते हैं, यानी मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो दे आर लिविंग फिजिकली बट दे आर डेड स्पिरिचुअली, यानी जो स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं वो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स के से ख़त्म हो गई हैं, मॉडर्न टाइम में ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो वही जो स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है ह्यूमन लाइफ से, वो जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है ये उसी को शो करता है। तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड क्या है? मॉडर्न प्ले दैट शो दैट लाइफ इज मीनिंगलेस and humans are here just for searching for a purpose and significance of their life. और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सैमुअल बेकेट का ये नॉवल है, सॉरी जो ये प्ले है, वेटिंग फॉर गॉडॉट। सैमुअल बेकेट का ये एक प्ले है वेटिंग फॉर गॉडॉट, और सेकंड है इसका एंड गेम। ये दोनों जो हैं ये आपके थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के एब्सर्ड ड्रामाज हैं। हेरोल्ड पिंटर का है बर्थडे पार्टी एंड होम कमिंग। अगेन दीज टू प्ले आर द एग्जाम्पल ऑफ एब्सर्ड प्ले। तो होप लॉट ऑफ थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बट मुझे लगता है अगर आपको कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और पहली जो वीडियो है वो हम इसकी कुछ जो भी टॉपिक्स थे उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी, एक्सप्रेशनिस्ट प्ले, ड्रामा ऑफ आइडियाज़। ठीक है, तो वहाँ से आप पार्ट 1 को डिस्कस स्टडी करने के बाद आप इसको पार्ट 2 को स्टडी करें और आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।